हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन LTGIC TGT PGT की बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने LTGIC के मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उसी सीरीज़ में मैं आपके सामने कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लाइकोलिसिस। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, अगर जो इसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस हमारे लिखने के लिए आता है तो सबसे पहले हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि हमें जब वहाँ पर आंसर लिखने बैठेंगे तो हमें ये सेम पेज, जिस तरीके से आपको कॉपी दिख रही है, सेम पेज हमें वहाँ पे मिलता है, इतने ही बॉर्डर में हमें वहाँ पे आंसर राइटिंग करना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ मोस्ट एंशिएंट लीनियर कैटाबॉलिक पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। यानी मोस्ट एंशिएंट, बहुत सबसे पुराना है, कैटाबॉलिक पाथवे है और कैसा है, लीनियर पाथवे है, जिसमें हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये सेल के कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। एरोबिक और एनारोबिक दोनों सेल में होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए कॉमन पाथवे है ये, कौन सा, ग्लाइकोलिसिस, और होता कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इम्बेडन, मेयरहाफ और पार्नस, 3 साइंटिस्ट ने इसको मिलकर किया था, इसलिए इसे कॉमनली EMP पाथवे भी कहते हैं। नाइदर O2 यूज, ना तो इसमें कहीं पे हमें ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है, ना तो कोई CO2 रिलीज होती है। 2 ATP यूज इन इनिशियल स्टेप, जबकि इनिशियल स्टेप में 2 ATP यूज होते हैं और लास्ट में 4 ATP रिलीज हो जाते हैं। सो नेट गेन ATP का कितना होता है, 2, और 2 NADP बनते हैं। टोटल 10 स्टेप की प्रोसेस होती है और वेरियस एंजाइम इसमें यूज होते हैं। ये इतना तो इंट्रोडक्शन देके और फिर हमें इस साइकिल को बना देना है। ग्लाइकोलिसिस में देखते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम एक ATP देते हैं और हेक्सो काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारा फास्फोग्लिसरो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, और यहाँ पे हम लोग एक ATP खर्च करते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ATP यहाँ पे ना खर्च होके ATP यहाँ पे खर्च होता है, ATP, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। फिर ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और DHAP यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से इसको रिड्यूस करते हैं और एल्डिहाइड हमारा रिड्यूस हो जाता है एसिड में, बन जाता है 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट यानी बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब LT का जो प्री की हम बात करें तो प्री में इस एल्डोलेज एंजाइम से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम इसको ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। फिर हम 2 ATP देते हैं और 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है और ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर ये कन्वर्ट होता है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, जहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है। ये एंजाइम लगता है इनोलेज और ये कन्वर्ट हो जाता है 2 फास्फोइनाल पायरुवेट में, और फिर हम 2 ATP देते हैं और ADP बना लेते हैं और ये बन जाते हैं 2 पायरुविक एसिड। ये हमारी ग्लाइकोलिसिस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस के बाद कौन सी हमारी रिएक्शन होती है, क्रेब्स साइकिल। जब हमारी ग्लाइकोलिसिस हो गई, ग्लाइकोलिसिस में हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर लिया किसमें, पायरुविक एसिड में। अब ये पायरुविक एसिड्स को हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं एसिटिल कोएंजाइम A में, और ये एसिटिल कोएंजाइम इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लाइकोलिसिस हमारी होती है साइटोप्लाज्म में और आगे की प्रोसेस हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो क्रेब्स साइकिल क्या है, इट इज स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक डिग्रेडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A टू CO2 एंड वाटर। कह रहा स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है किसका, एसिटिल कोएंजाइम A का, किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, टू जनरेट ATP, NADP और FADPH2। यानी ATP एनर्जी जनरेट होती है, NADP बनते हैं और FADP बनते हैं। दिस पाथवे अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इस पाथवे की डिस्कवरी हेंस क्रेब ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्रेब साइकिल पड़ता है। और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और सिट्रिक एसिड का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। तो गेटवे रिएक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, अब ये पायरुविक एसिड से बनता है एसिटिल कोएंजाइम A।
इसे कहते हैं गेटवे रिएक्शन। क्या बोलते हैं? गेटवे रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन होते हैं और एसिटिल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन बचते हैं, यानी यहाँ से एक CO2 रिलीज हो जाती है और एक NADPH बनता है एक पायरुविक एसिड से। तो टोटल 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 एसिटिल कोएंजाइम थे तो 2 CO2 रिलीज होती हैं और 2 NADPH सिंथेसाइज होते हैं। तो पायरुविक एसिड इंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बन रिलीज हो जाती है, क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 रिलीज होती है, NADP, एंड कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। 2 पायरुविक एसिड थे, 2 NAD+ देते हैं, 2 कोएंजाइम में देते हैं। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में 2 एसिटिल कोएंजाइम में बन जाते हैं, 2 NADP बन जाते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती हैं। दिस एसिटिल कोएंजाइम है कंबाइन विद एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये किससे कंबाइन करता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है, और ये एसिटिल कोएंजाइम है 2 कार्बन का था। तो 2 और 4 टोटल 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट होता है और कोएंजाइम वहाँ से लिबरेट यानी निकल जाती है। एसिटिल कोएंजाइम में था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये 2 कार्बन का कंपाउंड था, ये 4 कार्बन का कंपाउंड था। सिट्रिक एसिड सिंथेज की हेल्प से ये 6 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रेट देन आइसोमराइज इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। फिर ये सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? आइसोसिट्रिक एसिड में। इट फॉलोज 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। फिर इसमें 2 स्टेप पे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन का होता है। ये 6 कार्बन के कंपाउंड से एक बार कार्बन रिलीज होती है तो 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। और फिर देन सक्सिनिल कोएंजाइम है, जो कि 4 कार्बन का होता है। फिर इससे एक CO2 रिलीज हो जाती है और 4 कार्बन का सक्सिनिल कोएंजाइम में बन जाता है। फिर ये सक्सिनिल कोएंजाइम में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर से क्या बन जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, अलाउइंग टू द साइकिल कंटिन्यू। साइकिल को कंटिन्यू चलाने के लिए ये फिर से क्या बन जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सेनिक एसिड, जब सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर एक मॉलिक्यूल ATP का बनता है, जो हमारा GTP के फॉर्म में बनता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं इसे। जब किन्हीं 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड के बीच में हमारी ATP की सिंथेसिस होती है तो उसे हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। देयर आर 3 पॉइंट वेयर NADPH2 बनते हैं और एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर FADH2 सिंथेसाइज होते हैं। तो हम साइकिल को अच्छे से देखते हैं क्या होता है। ये हमारा पायरुविक एसिड था जो ग्लूकोज की सिंथेसिस से बना था, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था और ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमारे बने थे। कहाँ बने थे? ग्लाइकोलिसिस में, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। 2 पायरुविक एसिड है तो 2 एसिटिल कोएंजाइम में बनेंगे, तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी और 2 NADPH2 बनेंगे। अब ये 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम में इंटर करेगा मैट्रिक्स में और जाएगा हमारे कहाँ? क्रेब्स साइकिल में। इधर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, 2 कार्बन ये मिलकर 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन जाता है। एंजाइम सिट्रेट सिंथेज और कोएंजाइम में रिलीज हो गया ये। फिर वाटर रिलीज होता है, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है सिस एकोटिनिक एसिड में, जो भी 6 कार्बन का होता है। फिर सिस एकोटिनिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये भी 6 कार्बन का होता है। फिर आइसोसिट्रिक एसिड से बनता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। जब आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनता है, दोनों 6 कार्बन के होते हैं, तो यहाँ पर NAD+ से NADPH2 एक हमारा सिंथेसाइज हो जाता है। तो एक जगह तो यहाँ पे NADP सिंथेसाइज होता है। और क्या होता है फिर? ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड हमारा 6 कार्बन का था, इससे बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन का होता है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारा कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, ये होता है 4 कार्बन का, तो एक कार्बन हमारी यहाँ पे रिलीज होती है, यानी 2 जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यहाँ पर एक NAD+ से NADPH2 बन जाता है, यानी दूसरी जगह यहाँ पर NADPH2 बना। थर्ड कोएंजाइम में हमारा कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, और सक्सिनिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर GTP से एक GTP बन जाता है। यही हमारा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड के बीच में। कहाँ पे होता है? सक्सिनिल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में तो हमारा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन यानी GTP का फॉर्मेशन होता है। ये भी 4 कार्बन का था, सक्सिनिक एसिड बना, ये भी 4 कार्बन का था। अब सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो FAD+ से FADPH2 बन जाता है, ये भी हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो FADPH2 एक हमारा FADPH2 यहाँ पर बना। फिर
फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। यहाँ पर हम एक NADH प्लस देते हैं और NADPH2 बन जाता है, यानी NADPH2 टोटल 3 जगह बनते हैं, 1 2 और ये 3 जगह बनते हैं, 1 2 और 3 जगह। एक जगह हमारा FADPH2 बनता है और एक जगह हमारा GTP बनता है। समझ में आया? ये हमारी साइकिल होती है। तो टोटल इनपुट क्या था, हमने एक बार में 2 पायरुविक एसिड डाले, एक बार में एक जाता है तो दूसरी बार में दूसरा पायरुविक एसिड जाएगा, यानी 2 साइकिल में हमारे दोनों पायरुविक एसिड चले जाएंगे। तो टोटल 6 CO2 रिलीज होती हैं। कितनी CO2 रिलीज होती है? 3। कैसे देखो, एक पायरुविक एसिड से एक CO2 यहाँ पर रिलीज होती थी और 2 CO2 यहाँ पर रिलीज होती हैं। तो टोटल एक पायरुविक एसिड से 3 CO2 रिलीज होती हैं। उसी सीरीज में हमारे 2 पायरुविक एसिड से टोटल 6 CO2 रिलीज होंगी। 8 NAD प्लस अगर जो हम देंगे तो हमारे 8 NADPH2 बनते हैं। 2 FAD प्लस देते हैं तो 2 FADPH2 बनते हैं और 2 GTP बन जाते हैं। और ये जो NAD प्लस FAD प्लस इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाते हैं ATS में, और वहाँ इनसे हम लोग ATP कैश करा लेते हैं। कितने ATP मिलते हैं? तो एक NAD से 3 ATPs मिलते हैं हमें, और एक FADP से 2 ATP मिलते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट हमारी साइकिल होती है ETS, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है? इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है? फाइनल स्टेप है। अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इट इज़ द प्रोसेस बाई विच मेटाबॉलिक एनर्जी स्टोर्ड इन रिलीज कोएंजाइम है, किसमें? NAD प्लस और FAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन ग्रेडियंट विच इवेंचुअली सिंथेसाइज द ATP, यानी इनसे हमारे क्या सिंथेसाइज हो जाते हैं? ATP हो जाते हैं। तो हमारी जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, और तीनों का प्लेस अलग अलग है। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, और जबकि ETS इनर मेम्ब्रेन पे होती है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? अगर जो ETS के कंपोनेंट देखें तो 5 मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं और 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स 1 जो कि NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, और कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज होता है। सबके फंक्शन दिए हुए हैं। और एक यूबिक्विनोन होता है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, मोबाइल कैरियर ऑफ प्रोटॉन का होता है, और साइटोक्रोम C जो होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जबकि यूबिक्विनोन जो होता है वो किसका मोबाइल कैरियर है? इसका प्रोटॉन का, यूबिक्विनोन ना, यूबिक्विनोन। आगे देखो क्या मैकेनिज्म होती है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NAD प्लस एंड FADPH आर पास थ्रू द चेन बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग रिडॉस पोटेंशियल, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास? इनके पास, NAD के पास और FAD के पास, ये एक चेन से पास होते हैं और इंक्रीजिंग रिडॉस पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 3 4, द एनर्जी रिलीज इज यूज टू पंप प्रोटॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी पंप कर दिए जाते हैं। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मान लो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पंप होकर इसकी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाते हैं, यहाँ इस स्पेस में, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उसके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से उसके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को पंप कर दिया जाता है। दिस क्रिएट हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस विच क्रिएट अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब यहाँ पर प्रोटॉन बहुत सारे हो जाते हैं और यहाँ पर कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है जो कि प्रोटॉन को अंदर की ओर खींचता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करेंगे। तो जब ये हाई से लो की तरफ इस तरीके से मूव करते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर थे प्रोटॉन, जब ये यहाँ से हाई से अंदर की ओर मूव करेंगे तो ये जो इनर मेम्ब्रेन थे इस पर लगे होते हैं क्रिस्टी, ये क्रिस्टी इस पर लगे होते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल जो होते हैं इनके पास ATP सिंथेज एंजाइम होता है, जब ये यहाँ से निकलते हैं तो वहाँ से ADP से ATP बन जाते हैं। O2 एक्ट एज फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, और लास्ट में हमारी O2 फाइनल एक्सेप्टर होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और क्या बना देती है? मेटाबॉलिक वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होती है? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? वो ऑक्सीजन होती है, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है और क्या बना देती है? मेटाबॉलिक वाटर। जब किसी केमिकल रिएक्शन से हमारा वाटर बनता है तो उसे हम लोग मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। ऑक्सीजन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मिलकर मेटाबॉलिक वाटर बना देते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का डायग्राम बना है, सिंप्लीफाइड डायग्राम है।
किस तरीके से देखेंगे, ये NAD प्लस हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लगा है, ये FAD लगा हुआ है, ये साइटोक्रोम B C1C AA3। एक तो इनका सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, कौन कौन सा सीक्वेंस है, B C1C AA3। NAD प्लस ब्रेक होता है, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, FAD प्लस ब्रेक होता है, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करते हैं, सबसे पहले एक ATP से एक ATP सिंथेसाइज होता है यहाँ पर, तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, साइटोक्रोम B के पास जाते हैं, C1 के पास, साइटोक्रोम B और C1 के बीच में एक ATP बन जाता है, और A और A3 के बीच में एक ATP बन जाता है। तो टोटल अगर जो हम यहाँ से देखें तो एक NAD से हमें 1 2 3 ATP मिले, पर अगर जो हम यहाँ से देखेंगे तो हमें एक FADP से केवल 2 ATP मिलते हैं। लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन होती है, टर्मिनल ऑक्सीजन होती है, एक्सेप्ट करती है, और इधर से प्रोटॉन आते हैं, इन प्रोटॉन को मिलती है, ये प्रोटॉन है, इधर से मूव करते हैं, इस प्रोटॉन से जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर मेटाबॉलिक वाटर बना देते हैं। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन की तीनों प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर जो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब व फॉलो करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा मनोबल और बढ़ता है, तो मैं और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके